वेलकम बैक। आपको बताएं, इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम आज शुरू होगा। मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत और SIFC की मुश्तरका कोशिशों के तहत इस का इनेकाद किया जा रहा है और मादनी मनसूबों में सरमाकारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज़ पर सेशंस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द, सऊदी वजारत मादनी वसाइल के डायरेक्टर ऑफ माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी डेवलपमेंट फंड, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी के हुकाम भी पाकिस्तान पहुँच गए। एरिक मेयर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ़द इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। यूरोप एशिया के मुतादिद ममालिक के अलावा रूस, तुर्की के वफूद भी शिरकत करेंगे। 300 के करीब फॉरेनर्स के आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, यूरोप, रूस, तुर्की समेत दूसरे ममालिक के वफूद भी शरीक होंगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम आज से शुरू होने जा रहा है। 2 रोज़ा फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए चीन, सऊदी अरब के वफूद ने इस्लामाबाद में आमद कर ली है। दरियाए सिंध में से नहरें निकालने का मामला, पीपल्स पार्टी ने सिंध कैनाल्स मंसूबे की मुखालिफत करते हुए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी रुकन अब्दुल कादिर पटेल का कहना था नहरें निकालने का फैसला वापस लें। एक्निक में PPP की वजह से ये मामला रुका हुआ है। हुकूमत का कौन सा अरस्तो है जो 2 सूबों के बाद तीसरे सूबे में भी बदअमनी पैदा करना चाहता है। शाजिया मरी ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। सदर मुमलिकत के पास किसी मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं, तो वो कैनाल्स की मंजूरी कैसे दे सकते हैं। सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में इसकी मुखालिफत क्यों करते। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी देने की बात करना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल्स नाकाबिल कबूल हैं। MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो खतरा। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने सियासी मामलात हल करने की जिम्मेदारी लगाई है। सिंध के पानी के एक कतरे का हक भी नहीं मारा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सिंध के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। नहरों का मंसूबा गुज़िश्ता साल एक्निक में आया तो पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया। एतराज़ के बाद इस मंसूबे को मौखर कर दिया गया। सिंध में कुछ लोग इस मंसूबे को लेकर बैठ गए हैं जिनका मकसद कुछ और है। जिनकी सियासत सिंध में ख़त्म हो गई थी वो उठ गए हैं। वज़ीर आला सिंध को कहा है कि इस मसले पर बैठें और बात करें। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया था कि नहरें नहीं बनने देंगे, जिस पर अब ये बयान सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिनकी सिंध में सियासत ख़त्म हो गई थी वो अब उठ खड़े हुए हैं। वज़ीर आला सिंध को कहा है कि इस मसले पर बैठें और बात करें। सिंध में पानी की कमी है, लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा है। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहाँ से लेकर आएंगे। किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर इस मसले को तय किया जाए। सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की है। बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकल सकता है। वफाक से एक पैगाम जाना चाहिए कि सबका दुख दर्द एक है। मुझे भी बड़ा इस पे एक था तजस्सुस, तो मैंने उनकी राय लेने की कोशिश की कि आप क्यों कर ऐसे समझते हैं। ये मुल्क तो सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, तो ये सब इकाइयाँ मिलकर तो पाकिस्तान बनता है। तो वहाँ ये बताया गया कि 91 का जो एकॉर्ड है जिसके ज़रिए हम सूबों के माबैन पानी की तकसीम करते हैं, वो इस वक्त उस पर हम अमल नहीं कर पा रहे। जितना कोटा पंजाब का था उसको इतना नहीं मिल रहा, जितना सिंध का था उसको नहीं मिल रहा, जितना बलूचिस्तान का था उसको भी नहीं मिल रहा। ये इंडस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, इरसा की। तो 91 की एकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि इसलिए अमल नहीं हो रहा कि दरियाओं में पानी की कमी है, नहरों में पानी की कमी है। जब तक उतना पानी नहीं आता उतना पानी फिर जो तयशुदा आपका हिस्सा है उस पर नहीं दिया जा सकता। इकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफहाम व तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तला तताउला तारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमें इतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलिया कराम की धरती है। सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी
कोशिश है कि मसले का हल अफहाम व तफहीम से निकले। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। सिंध हाई कोर्ट में इर्सा के तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने इर्सा के जारी पानी के दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने इर्सा के पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत ना करने पर अपोजिशन से शिकवा। कहा कि आपको कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करनी चाहिए थी, आपने लिस्ट भेजी और बाद में वापस ले ली। काश ऐसा ना होता। बात हुकूमत और अपोजिशन की नहीं थी बल्कि कौमी सलामती की थी। आपको इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सूरत हाल से आगाह करना था। आपने एक सुनहरी मौका ज़ाया किया है। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर खोलकर दहशतगर्दों को आबाद करने वाले काटलिंग वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि इन्होंने बनू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत तक नहीं की है। ये सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके। ये बताएं काउंटर टेररिज्म फोर्स कितने अजला में बनाई? पूरे पेशावर में 100 कैमरे तक नहीं हैं। ये कैसे जंग लड़ेंगे? वेलकम बैक। आपको बताएं ये 1998 12 मई 2007 नहीं है। आज कराची ने भत्ते बोरी बंद लाशें नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा कि गवर्नर सिंध के तर्जमान फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध से कहता हूं कि तर्जमान के जरिए नहीं खुद बात कर लें। फारूक सत्तार वैसे जनाब करके बात करते हैं, आज तुम करके बात की है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये लोग हमेशा इख्तियारात का रोना रोते हैं। गवर्नर साहब रियासत के नुमाइंदा हैं। फारूक सत्तार कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। करोड़ों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं और फिर कहते हैं कि हम अवामी हैं। आप सीनियर वजीर थे बल्दियात के 1997 में। वो कहाँ गया? किसके पास गया? किसने फैसला किया? जब 12 मई 2007 का वाक़या हुआ था, आप वफाकी वजीर थे, क्या आपने कंडेम किया था 12 मई 2007 को? गवर्नर हाउस तो बहुत लोग आने को तैयार होते हैं। हमारे पास, मैं मेयर हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं। मज़ा तब आएगा जब गवर्नर हाउस पे नहीं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मैं ये काम करके दिखाऊंगा। वी आर द स्टेट, वी आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नर। फारूक सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। ये कसूर है मुर्तज़ा वहाब का। मैं वसीम अख्तर नहीं हूं भाई। मैं कागजात, ये फाइलें फेंकूंगा नहीं, काम करके दिखाऊंगा और काम कर रहा हूं। चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे पीटीआई का दौर हो, चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो, चाहे जाम सादिक का दौर हो, हर दौर में परमानेंट हुकूमत है ये लोग। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि असद कैसर, शहराम तरकई और मैंने पार्टी के सामने मामला रखा है। बैरिस्टर गौहर ने तफसीली बातचीत की है और पार्लिमानी पार्टी को टिकट की तकसीम पर एतमाद में लिया है। बानी पीटीआई का पैगाम था कि सब एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज ना बानी पीटीआई ने मुझे कहा, ना मैंने अली अमीन गंडापुर से। अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी, गिलिश शिकवे होंगे। हमें इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। कोई साजिश वाली बात नहीं की। असद कैसर साहब का मैसेज भी मैंने डिलीवर किया। उन्होंने कहा मैं भी बात करना चाहता हूँ फ़ोन पे, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। शाहराम साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की। तो क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से उसका पूरी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ें। मैं खान साहब से जेल मिलने गया था तो उस वक्त भी उन्होंने हमें ये कहा था। तो हमने फिर गौहर साहब से पूछा कि जी ये साजिश वाली बात किधर से आ गई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई साजिश वाली बात नहीं की, ना मैंने कहीं अली अमीन साहब को ये कहा है, ना खान साहब ने मुझे कहा है और ना मैंने अली अमीन को कहा है। अब तो अगर कोई इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर बात है उससे फिर आपस की यही हमारी चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे, तो फिर तो बड़ा काम रह जाएगा ना। और हमें इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई पे।
مرتضی وہاب کو میری گاڑی نظر آ رہی ہے کہ یہ مرسڈیز میں گھومتے ہیں۔ مرتضی وہاب گورنر ہاؤس آ جائیں، دونوں موٹر سائیکل پر کراچی گھومتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ میئر کراچی کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں۔ آپ نے بہت چھوٹی بات کر دی۔ ذاتی حیثیت میں یتیم بچیوں کو پلاٹ دے رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ 12 اپریل کو ڈمپر ٹریکٹر تلے شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کو گورنر ہاؤس بلایا ہے۔ مرتضی وہاب کی تنقید کا جواب نہیں دینا چاہتا، بات کروں گا تو صدر سے کروں گا۔ میں تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں، بیرسٹر ہیں آپ نے بڑی چھوٹی بات کی۔ اسی لیے میں نے 12 اپریل کو کراچی بھر سے ڈمپر ٹینکر تلے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جانے والے اہل خانہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا ہے۔ میں تنقید سن رہا ہوں، کبھی افطار ڈنر پہ تنقید سن رہا ہوں، آج آئی ٹی کیوں بچوں کو سکھا رہے ہو اس پہ تنقید سن رہا ہوں۔ آج میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا میئر کراچی مرتضی وہاب کی باتوں کا، کیونکہ بحیثیت گورنر سندھ میں صدر مملکت کو جواب دہ ہوں۔ سینئر رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے کراچی میں ٹریفک حادثات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2025 میں اب تک 150,000 افراد ان حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ڈمپر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق ہو گئیں جبکہ شوہر کا بازو ضائع ہو گیا۔ ان کے 3 چھوٹے بچے ہیں، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے اور کتنے مقدمات بنائے گئے؟ 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ 23 جنوری کو ایک ڈمپر مافیا کے کنٹینر نے بے دردی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس میں اس کا دایاں ہاتھ ضائع ہو گیا، جس میں اس کی بیوی جاں بحق ہو گئی اور وہ اب اپنی 3 چھوٹی بچیوں کی کفالت سے بھی محروم ہے۔ واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی اور جو یہ 150 ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں کراچی کے غریبوں کی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی شہری کی جو کراچی میں رہتا ہے، ایک تعزیتی بیان نہیں، ان کے دکھوں کا مداوع تو دور کی بات ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں مختلف شہروں کے لیے 1500 الیکٹرک بسز چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور گجرانوالہ میں 380 الیکٹرک بسز چلائی جائیں گی، جن کے لیے خریداری کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور اور گجرانوالہ میں بس سروس کے آغاز کے لیے جون تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، جبکہ فیصل آباد میں اورنج اور ریڈ بس سروس شروع کی جائے گی۔ یلو لائن الیکٹرک بس کے ٹریک کی منصوبہ بندی کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ سرگودا، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں بھی سروس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 4 جنگ سٹیشنز کے حوالے سے قیام عمل پر بھی پلان طلب کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا، جس میں ای سی سی نے وزارت خزانہ کے لیے 9 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ 5 کروڑ روپے کی گرانٹ انسانی حقوق کمیشن کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ بچوں کی حفاظتی ویکسینیشن کے لیے 23.43 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی ہے۔ نیشنل فورنزک ایجنسی منصوبے کے لیے 1.06 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ای سی سی نے سرکاری عمارتوں کی مرمت کے لیے 26 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کر دیے ہیں۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کے لیے 3.57 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی ہے۔ ای سی سی نے دانش ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے 54.5 ارب روپے کی گرانٹ منظور کر لی ہے۔ اے بی این نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے اے بی این ہے قوم کی سوچ۔